जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी कक्षा की ओर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर एनटीपीसी में बेहतरीन नंबर आपको लेके आने हैं तो जुड़ना पड़ेगा गुरुकुल उन्नति। पर डे सेट पेपर बाई सेट पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। याद रखना आज सोमवार का दिन है, जैसे कि मैंने की कल की छुट्टी रखी थी, क्योंकि जो भी आपका पहला बैकअप रह गया उसको आप रिवीजन कर लें, है ना। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जीवन में रिवीजन बड़ा महत्वपूर्ण है, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। रेलवे की लड़ाई तो एक ही तरफ, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमें लड़ाई के साथ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अब भारत की वो स्थिति है जहां पर दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, उसी नौकरी को पाने के लिए सरकार से क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ें पे जोर शोर से काम चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास के। प्रैक्टिस सेट नंबर ये दूसरा है, पहला मैंने साझा कर चुका हूँ आपके साथ। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो जाके देख लें। इसके अलावा अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो 9th 11th 12th है ना की तैयारी करना चाह रहे हैं तो जुड़ सकते हैं। दूसरा चैनल और है जिसका नाम है गुरुकुल उन्नति 9th to 12th के नाम से, वहां से जाके जुड़ सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बहुत जानदार शानदार है। मैं बार बार कहता हूं, प्रश्न को देखने के बाद ये मत समझिएगा कि वो हलवा है। कभी कभी वही हलवा आपके लिए नुकसान कर जाता है। अब समझो, वो कह रहा है पाचन की क्रिया मुख से किस एंजाइम से शुरू होती है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले इसको समझाने से पहले इसको समझिए पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र क्या है बेटा, इस बात को समझे कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र की मुख्य रूप से वार्ता करें आपसे या चर्चा करें। पाचन तंत्र प्रारंभ कहां से होता है। अगर एग्जामिनर इस प्रकार प्रश्न करता है कि बताओ पाचन आपका प्रारंभ कहां से होता है, ऐसे देगा क्वेश्चन, क्या देगा, वो कहेगा पाचन प्रारंभ कहां से होता है ना। प्रारंभ कहां से होता है, कहां से होता है। तो बेटा जब वो कह रहा है पाचन प्रारंभ कहां से होता है, तो कहना सर मुख से होता है। कैसे होता है, कहना सर मुख से होता है। अब मुख से कैसे हो जाता है, जब भी हम भोजन को लेते हैं, भोजन को खाने के बाद मुंह के अंदर रखते हैं तो चबाते हैं। चबाने के बाद हमारी लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं और जो क्या करती हैं, भोजन को वहीं से स्टार्टिंग बिल्कुल पचाना प्रारंभ कर देती हैं। इसलिए अगर पाचन के प्रारंभ की बात करें कि बताओ पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो कहना सर मुख से प्रारंभ होता है। दूसरा प्रश्न अगर ये कहते कि बताओ पाचन पूर्णतः पाचन, या ऐसा कह सकते हैं पूर्णतः पाचन, ये लिखो पूर्णतः पाचन कहाँ होता है। पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, तो कहना सर पूर्णतः पाचन जो होता है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पर बेटा, छोटी आंत में। अगर वो कहे कि बताओ पाचन भोजन का अवशोषण, वो कहे कि बताओ भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो भी आंसर क्या होगा बेटा, तो भी आंसर होगा आपका क्या, छोटी आंत। कहाँ होगा बेटा, छोटी आंत। इस बात को भी याद रखेंगे। अगर प्रश्न एग्जामिनर इस प्रकार करता है कि बताओ भोजन जल का पाचन कहाँ पर होता है क्या, या फिर कहे जल का अवशोषण कहाँ होता है, जल का अवशोषण जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बेटा जल की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जल की बात हो रही है। और यहाँ पर पहले किसकी बात कर रहे थे अपन, भोजन की बात कर रहे थे। तो अगर जल का अवशोषण की बात करें तो जल का अवशोषण या कहाँ पर होता है, कहना बड़ी आंत में। कहाँ पर बेटा, बड़ी आंत में। अच्छा, आपके मन में कभी विचार आया कि सर क्या छोटी आंत वाकई में छोटी होती है, तो मैं आपको इसके रिलेटेड एक चीज बता दे रहा हूँ। देखो, जहाँ पर शाकाहारी जानवर होंगे, क्या शाकाहारी जानवर होंगे, शाकाहारी जो जानवर होंगे बेटा, उन सभी में छोटी आंत जो होगी बेटा, वो कैसी होगी, बड़ी होगी। छोटी आंत क्या होगी, छोटी आंत ही क्या होगी, बड़ी होगी। बड़ी का मतलब साइज में बड़ी होगी। तो सबसे, अगर एग्जामिनर पूछे कि बताओ सबसे बड़ी छोटी आंत, पूछे कि सबसे बड़ी छोटी आंत किस जानवर में पाई जाती है, किस जानवर में होती है, किस में होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर वो होती है खरगोश में। किस में बेटा, खरगोश में। अब खरगोश क्या होता है, शाकाहारी होता है, पूर्णतः शाकाहारी होता है ना। अब विचार आएगा मन में कि सर गाय भी तो शाकाहारी, बेटा गाय शाकाहारी होती है लेकिन वो और भी चीजें खा लेती है ना। मांस की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर चीजें और भी खा लेती हैं। जब भाई सीधी सी बात है, पेट की आग को बुझाना है तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तो वो कुछ भी खाती हैं गाय, है ना। अच्छा, इसके अलावा खरगोश जो होता है वो केवल घास या गाजर को ही खाता है, घास फूस खाएगा, पत्तियां खाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं खाता है। इसीलिए सबसे बड़ी
छोटी आंत जो जिसकी होती है वो किसका होता है, खरगोश। नाम क्या है उसका, खरगोश, याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर ऐसा पूछे कि बताओ पाचन तंत्र का क्रम बताओ, वो पूछे कि बताओ पाचन तंत्र का क्रम क्या होता, क्या पूछे वो कि बताओ पाचन तंत्र का क्रम क्या होता, तो पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने लिया भोजन को लिया, और भोजन को क्या किया, सब्जी के साथ डिप किया, और डिप करने के बाद मुंह में लगाया, और जैसे मुंह में लगाया वो खाया, चबाया। चबाया कहाँ से, दांतों से चबाया। कहाँ से चबाया, दांतों से चबाया। खाना कहाँ गया, मुख गुहा में। इसको क्या बोलते बेटा, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ग्रास नली, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, मुख गुहा के बाद ग्रास नली। जैसे ग्रास नली में जाएगा फिर भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय में। फिर कहाँ जाएगा भोजन, आमाशय में। आमाशय के भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ। देखो अगर ये देखो एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो अगर बात करें, यहाँ पर ये क्या हो गया, मुख गुहा हो गया। क्या हो गया, ये मुख गुहा हो गया। अब मुख गुहा जो हो गया, मुख गुहा के बाद कहाँ पर आ जाएंगे, कहना सर मुख गुहा हो गया। इसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा। क्या बोलेंगे बेटा, मुख गुहा। गुहा का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी बात बेटा, गुहा का मतलब क्या होता है, तो गुहा का मतलब होता है जहाँ पर कोई स्पेस या कोई जगह खाली रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम, गुहा के नाम से जानते हैं, तो इसको मुख गुहा बोलते हैं। अब भोजन लिया, भोजन को चबाया, कहाँ से चबाया, मुख गुहा से चबाया, बढ़िया चबाया। चबाने के बाद गुटका, गुटका कहाँ से, यहाँ से गुटका। कौन सी नली, ग्रास नली से। कौन सी नली में, ग्रास नली में। कभी मन में विचार आना चाहिए कि सर हमने मुंह के अंदर तो ढकेल दिया, उसके बाद तो भाई हमारा काम ही नहीं है, फिर जो भोजन है वो यहाँ से खिसकते खिसकते आमाशय तक कैसे चला जाता। तो बेटा आपको बताते ग्रास नली में क्या होता है, ग्रास नली में क्रमाकुंचन विधि होती है। कौन सी विधि है, उसको बोलते हैं क्रमाकुंचन विधि। क्रमाकुंचन विधि का मतलब होता है, यहाँ पर देखो बेटा, इधर इधर देखो, इधर पे देखो, इस तरीके से ये एक समझ लो ग्रास नली है। क्या है, ग्रास नली, ये भोजन है। अब इसमें क्रमाकुंचन ऐसे ऐसे होगा। क्रमाकुंचन का मतलब ऐसे 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 ये भोजन नीचे खिसकता जाएगा, ऐसे 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 चलता रहेगा। इसको ये क्या बोलेंगे, क्रमाकुंचन विधि बोलेंगे। जब भी भोजन को लिया, डिप किया, चबाया, चबाने के बाद गुटका, तो ग्रास नली के माध्यम से होते होते वो कहाँ चला जाता, आमाशय में चला जाता। कहाँ चला जाता बेटा, आमाशय में चला जाता। आमाशय की बात करें, आमाशय की बात करें तो बेटा आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं, कहना सर आमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहले वाले भाग में बेटा HCl भरा रहता है। इस वाले भाग की बात करें तो इसमें HCl, HCl क्या होता है, कहना इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, कहना सर अम्लीय होता है। कैसा होता है, ये अम्लीय। जैसा कि इसमें लगा भी एसिड, तो हम एसिड मतलब अम्लीय, यानी क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी। इसके अंदर दूसरे वाले भाग में रूजी भरे होते हैं। अब रूजी क्या होते हैं, रूजी एक तरीके से खड़े, एक तरीके से रुएं के ताई समान होते हैं, है ना। इसको और डिटेल में पढ़ना है तो इसका एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसका नाम पड़ेगा पाचन तंत्र। क्या पड़ेगा उसका नाम, पाचन तंत्र। उसमें बढ़िया तरीके से मैं चीज़ों को डिस्कस कर दूंगा, है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्योंकि भाई चीज़ें और भी देखनी है। तो क्या है, वो कह रहे पाचन की क्रिया में मुख्य किस एंजाइम से शुरू होता है, कहना सर एमाइलेज के द्वारा। एमाइलेज से क्या होता है, शुरू होता है। ये तीनों एमाइलेज, ट्रिप्सिन, है ना, लाइपेज क्या होते हैं, लार में क्या पाए जाते हैं, लार में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। तो एग्जामिनर अगर पूछे कि बताओ पाचन की क्रिया मुख में किस एंजाइम से प्रारंभ होती है, कहना सर एमाइलेज, यानी वी इज द करेक्ट आंसर। इस बात को याद रखना है। जो भी हमने जानकारी साझा करी उसको बेटा नोटबुक में लिखते जाओ, जिससे आपके जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं ना वो कष्ट उत्पन्न नहीं होंगे। अच्छा आगे का प्रश्न देखो, अगले प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकार स्पर्श किसका मात्रक है। मैंने कई बार बता रखा है, कई बार बताया है मैंने, मात्रकों की अगर बात करें तो मात्रक टाइप्स ऑफ 2, यानी टाइप्स ऑफ 2 मात्रक कितने होते हैं, दो प्रकार के मात्रक होते हैं। और एक कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। देखो मात्रक की बात करें बेटा, यहाँ पर देखो मात्रक, देखो देखो सबसे पहले क्या हुआ, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में अलग अलग थे। कहीं कोई किलो कह रहा था, जैसे अपने भारत में किलो, कहीं पाउंड, है ना, कहीं कुछ अलग अलग। तो व्यापार करने में दिक्कत होती है। जैसे कि मान लो मैं हूँ, अब मैं विदेश में गया, अब विदेश में जाने के बाद मुझे पता चल रहा कि जहाँ पर हम किलो कहते हैं वहाँ पर पाउंड कह रहे हैं। तो चीज़ें डिस्कस करना या चीज़ें करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। तो अंतर्राष्ट्रीय फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बैठक हुई। कहाँ पर हुई, अंतर्राष्ट्रीय में मुख्य रूप से फ्रांस की राजधानी जहाँ पेरिस है वहाँ पर एक बैठक हुई। और उस बैठक में डिसाइड किया गया कि अब जो रहेगा मात्रक वो केवल कौन सा मात्रक चलेगा, ऐसा ही मात्रक चलेगा। कौन सा मात्रक बेटा, ऐसा ही मात्रक। ऐसा ही मात्रक कितने प्रकार का होता है, ऐसा ही मात्रक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है बेटा आधारी मात्रक। कौन सा, एक होता है आपका आधारी मात्रक, आधारी मात्रक।
और दूसरा होता है पूरक मात्रक। दूसरा कौन सा होता है? पूरक मात्रक। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी होती है बेटा? 7 होती है ना? कितनी होती है? 7 होती है। अच्छा, इसमें लंबाई है ना, लंबाई हो गया। लंबाई का क्या होता है, ध्यान रखना इस बात को, लंबाई, समय, 3 मुख्य रूप से याद रखना है ना। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का क्या होता है आप लोग बताएंगे, और समय का क्या होता है ये भी आप लोग बता देंगे, समय का सेकंड होता है ना। लंबाई, अच्छा सबसे बड़ी बात है लंबाई या दूरी में डिफरेंस क्या होता? क्या होता सर? दूरी। क्या होता? डिफरेंस। 3 चीज़ों में भी आपको बताना है ना। तो आधारी मात्रकों को क्या पाने, है ना, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, है ना, और ताप का ज्योति तीव्रता। ऐसे बहुत सारे 7 देखने को मिलते हैं। उतना आवश्यक नहीं है, स्टार्टिंग के जो 3 है वो ज़्यादा आवश्यक है, उनको याद करना बढ़िया अच्छे से, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे विशेष रूप से। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग बता दो इस चीज़ को, कि बताओ, अगर मैं आपसे कह दूँ इस बात को कि बता दो एक बार, तो कहना सर लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का क्या होता है? ये याद करने हैं 3। कौन सा? एक लंबाई वाला, एक द्रव्यमान वाला और एक कौन सा वाला? कहना सर एक जो होता है वो समय को। ये 3 याद करने आधारी मात्रकों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आ रखे होते हैं। लंबाई का क्या होता है? कहना सर लंबाई को मीटर में लिखते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखेंगे और समय को सेकंड में लिखेंगे। इसकी विमाएं भी याद रखनी पड़ेगी आपको, है ना। विमाएं कैसे याद रखेंगे जल्दी बता दो। कहना सर जो लंबाई की विमा होती है वो एल होती है। लंबाई की विमा, अगर लंबाई यानी विमा यानी एम की बात करें तो इसकी विमा एल होती है, इसको एम होती है, और इसकी क्या होती है? टी होती है। ये एल एम टी याद रखना है, एल एम टी एल एम टी एल एम टी एल एम टी, मैटर खत्म, सॉल्व, है ना। अगर बात करें आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है। लंबाई का ये याद 3 ही रखने, याद क्या बेटा? 3 ही रखने हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। इसकी विमा क्या होती है? इनसे सब बना लेंगे अपन, सारे बना लेंगे। इसकी विमा मीटर की एल होती है, लंबाई की विमा एल होती है, द्रव्यमान की विमा एम होती है और समय की विमा टी होती है। इस बात को याद रखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करी। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? कहना दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है बेटा? चाल गुणे समय। अच्छा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या दूरी की हमें विमा निकाल सकते हैं आप लोग? क्या दूरी की विमा निकाल सकते हैं? दूरी की विमा निकालो बेटा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ जल्दी से किन किन को आती है, और नहीं आती है तो एक वीडियो बनाऊंगा जिसका नाम होगा विमाएं निकालना, उसमें बता दूंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, है ना। समय का क्या होता है? कहना सर समय का सेकंड होता है, समय का सेकंड होता है, ठीक है। शक्ति का वाट को क्या बोलते हैं? वाट यानी शक्ति, वाट का शक्ति आप कह सकते हैं। ऊर्जा क्या होती है ये आप लोग बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक। जस्ट मैंने अभी चर्चा करी बहुत विस्तार से, ऐसा ही मात्रक क्या है, कहाँ से आया, फ्रांस की राजधानी पेरिस से आया, क्या है, सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। लेकिन याद रखें इस चीज़ को, ऊष्मा यानी ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल होता है ना। कैलोरी किसका होता है जल्दी से बता दो। वाट किसका होता है? न्यूटन किसका होता है? बल का क्या होता है? एक मात्रक। बल का क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऊष्मा का ऐसे ही मात्रक जो है वो क्या है? जूल है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं? बहुत गजब का क्वेश्चन है क्या। और लाल रक्त कणिकाएं क्या होता है? आखिर रक्त ही क्या होता है? रक्त को क्या बोलते हैं? रक्त की बात करें तो रक्त को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कहना सर रक्त को तरल अपघटक आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तरल कह सकते हैं। जल्दी बताओ, याद नहीं आ रहा, बिल्कुल दिमाग छोड़ गया। रक्त को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, रक्त को क्या बोलते हैं? तरल संवहनीय ऊतक। क्या बोलते हैं रक्त को? तरल संवहनीय ऊतक। अब संवहनीय ऊतक का क्या मतलब है? संवहनीय ऊतक का मतलब वही रक्त है जो क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करने के बाद सप्लाई करने का काम करता है। जैसे आपने भोजन किया और भोजन करने के बाद गुटक गए, अब भोजन क्या हुआ? डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद अवशोषक जो चीज़ें निकली वो ब्लड में जाके मिल गई। लेकिन जिस अंग को जिस चीज़ की आवश्यकता उसको क्या करता जाएगा? देता जाएगा, परिवहन करता जाएगा। इसको इसीलिए क्या बोलते हैं? तरल अपघटक। क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया, जस्ट भूल गया मैं। रक्त को क्या बोलते हैं? तरल संवहनी ऊतक। क्या बोलते हैं? रक्त संवहनी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं?
संवहनी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। भूल जा रहा हूँ, क्योंकि तरल अपघटक एंजाइम भी किसको कहा जाता है, जिसमें लाइसोसोम जो होती है ना, कोशिका पढ़ाया था मैंने, उसमें लाइसोसोम के अंदर एक अपघटक भरा होता है जिसको बोलते हैं तरल अपघटक एंजाइम, उसमें भरा रहता है। रक्त एक क्या है, परिवहन ऊतक है। क्या है रक्त? रक्त एक परिवहन ऊतक है जो सारी चीजों को सप्लाई करने का काम करता है या देने का काम करता है। प्रश्न कह रहा है कि लाल रक्त कणिका है, लाल रक्त यानी RBC, रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, WBC, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। RBC का काम क्या होता है और WBC का काम क्या होता है? इसका मुख्य जो काम होता है वो बीमारियों से हमारी रक्षा करना होता है। क्या होता है बेटा? बीमारियों से हमारी रक्षा करना होता है। क्या होता है? बीमारियों से हमारी रक्षा करना होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करें RBC बनता कहाँ है, तो बनता है अस्थि मज्जा में। अब ये अस्थि मज्जा क्या होता है? देखो अस्थि मज्जा में एक बोन देखो, एक हड्डी देखो, एक हड्डी ये देख रहे हो, ये बढ़िया सी हड्डी बनाई है हमने। अब ये हड्डी के अगर हम इस वाले भाग को काटेंगे तो इसके अंदर एक जाली जैसी संरचना देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? जाली जैसी संरचना देखने को मिलेगी। इस जाली जैसी संरचना में ही क्या बनता है? क्या बनता है बताओ, जल्दी से बता दो गधों। कहना सर इसमें जो होता है क्या बनता है? RBC का निर्माण होता है। क्या होता है? RBC का निर्माण होता है। इसको क्या नाम से भी जानते हैं? अस्थि मज्जा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। हृदय क्या होता है और गुर्दा क्या होता है, लीवर क्या होता है? लीवर क्या होता है जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। लीवर हम कई बार पढ़ा चुके हैं, आपको इतनी बार पढ़ा चुके, बहुत बार पढ़ा चुके। हृदय क्या होता है? हृदय क्या करता? पंप करता। अच्छा, एक मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता? एक मिनट में कितनी बार धड़कता? कहना सर 72 बार। कितनी बार धड़कता दिल हमारा? 72 बार। लेकिन छोटे बच्चों को ये जो दिल की धड़कने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन हमारे में, क्योंकि उनका हार्ट छोटा होता है, जल्दी जल्दी पंप करता है, जल्दी जल्दी क्या करता है? पंप करता है। इस बात को याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? सबसे बड़ी बात, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है एक अलग मैटर है, लेकिन मैं कहूँ कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। इस प्रश्न का उत्तर पूछूं अगर हम आपसे कि बताओ दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, क्या पूछें अगर हम पूछें कि बताओ दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। ये बेटा याद रखना इस बात को, ये बड़ा परेशान करते हैं ऐसे क्वेश्चन। जहाँ पर ये नहीं वाला कॉन्सेप्ट आ जाता ना बेटा, तो बड़ा परेशानी वाली समस्या हो जाती कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। वो कह रहा सर नहीं होने वाली बात है, तो नहीं किस में नहीं होता है? कहना सर विटामिन C नहीं होता। विटामिन कौन सा नहीं होता? विटामिन C नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि हमारे अगर फूड यानी खाद्य चेन की बात करें या फूड चेन की बात करें, खाद्य श्रृंखला की बात करें, तो उसमें जो दूध होता है उसको सर्वाहार माना गया। सर्वाहार का मतलब उसमें सब पाया जाता है। ये कहा जाता है कि भाई उसमें सब चाहिए, सारी चीज़ें होती है, उसमें सब पाया जाता है ना। तो लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन अगर ऐसा कर दे कि कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो कन्फ्यूजन बड़ा क्रिएट हो जाता है कि सर कन्फ्यूजन कौन सा विटामिन? कहना सर विटामिन C नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि विटामिन जो C है वो किसमें पाया जाता है? विटामिन C जो है बेटा, विटामिन C है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में या खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है ये आप लोग बताओ हमें। विटामिन C का कल की कक्षा में पढ़ाया था मैंने, सैटरडे को जो क्लास हुई थी ना बेटा, उसने बताया था विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आप बता दो हमें, है ना। याद रखो, अगर आप क्लास में पर डे ले रहे हो तो ग्रोथ ऐसा देखने को मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आपके साथ में लाता हूँ। और वो सीरीज यहाँ पर चल रही है जहाँ पर आप लोग सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्या? सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने नहीं देंगे, इस बात को भी याद रखेंगे। तो दूध में याद रखो, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसका? कहना सर दूध में जो प्रोटीन पाया जाता उसको क्या बोलते हैं? उसको कैसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसीन बोलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ चाय में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता, बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो गई कि बताओ चाय में, पूछें कि बताओ चाय में कौन सा नशीला पदार्थ, क्या बेटा? नशीला पदार्थ पाया
जाता है। तो बेटा चाय में क्या पाया जाता है, चाय में थीम पाया जाता है, चाय में थीम। अगर वो पूछ ले कि बताओ कॉफ़ी में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, क्या पूछे कि बताओ कॉफ़ी में या फिर काफ़ी, क्या बोलते हैं, काफ़ी, है ना, काफ़ी या कॉफ़ी, कॉफ़ी में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता, बताओ। तो बेटा कॉफी में क्या पाया जाता है, कैफीन, कैफीन। और ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर देखो कैसीन, और ये क्या है, कैफीन। चाय में थीम नशीला पदार्थ पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, याद रखेंगे। और दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन नाम का क्या पाया जाता, प्रोटीन पाया जाता है, इस बात को याद रखना। इंसुलिन क्या होता, इंसुलिन क्या होता बेटा, जिनको डायबिटीज़ होती है, क्या, जिनको डायबिटीज़ होती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, क्या लगते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा आगे प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बढ़िया प्रश्न है, मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भाई समझो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि बताओ मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के शरीर में अगर एग्जामिनर ऐसा पूछता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां, कहना हमें ये पता है 206। देखो मैं बार बार कहता हूँ, उन सभी प्रश्नों को रखते हैं जो सिंपल हो, इजी टू मॉडरेट हो और टफ, तीन कैटेगरी के क्वेश्चनों को रखा जाता है। सिंपल क्या होता है ना, कभी कभी कठिन को पकड़ने के चक्कर में सिंपल ही क्वेश्चन छूट जाता, और अगर सिंपल क्वेश्चन छूट गया तो इसका मतलब ये कि कंपटीशन से आप क्या हो गए, बाहर हो गए, इस बात को भी याद रखना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि कठिन ही कठिन पे फोकस करते रहोगे, कभी कभी भाई ध्यान ये भी रखना है कि सर हमें सिंपल क्वेश्चन ना छूट जाए कठिन के चक्कर में, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन सभी लोग कर रहे हैं और आपसे छूट जा रहा है तो कंपटीशन से आप बाहर हो गए हैं। और कठिन बन रहा कि नहीं बन रहा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सिंपल बन जाएगा इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। तो सिंपल को हल्के में नहीं लेना, नहीं तो वो तुम्हें हल्के में ले लेगा, है ना। अब वो कह रहा है कि बताओ मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, कहना 206 होती हैं। ये प्रश्न तो हो गया, लेकिन अगर वो पूछे कि बताओ बाल्यावस्था में, पूछे कि बताओ बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, क्या पूछे वो कि हड्डियों की संख्या, हड्डियों 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 की संख्या कितनी होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कहना सर 280, कितनी बेटा 280 होती है। अगर वो पूछे कि युवा में, किसमें पूछे, वो पूछे युवा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कहना सर 206, कितनी 206 के बाद कम नहीं होती, उसके बाद बुढ़ापा होता, बुढ़ापा नहीं सीधे राधे राधे होता, ठीक है। 206 के बाद हड्डियां कम नहीं होती, कम होगी तो राधे राधे होगा आपका, समझ रहे हो। अगर होगा भी कम तो तुम समझदार हो, लंगड़े लूले या कुछ और हो जाएगा, है। अच्छा आगे देखो, युवावस्था तो ठीक है, बाल्यावस्था ठीक है, लेकिन अगर बात करें बालक अवस्था, या पर कह सकते हैं बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कहना सर 300 से अधिक हड्डियां, कितनी 300 से कितनी अधिक हड्डियां, 300 प्लस हड्डियां इनमें होती हैं, किन में, बच्चों में। कहना सर ये बड़े होते होते हड्डियां जाती कहाँ हैं, तो बेटा आपको बता दें कि जो हड्डियां होती हैं 300 से अधिक जो हड्डियां होती हैं वो छोटी छोटी सी हड्डियां होती हैं, इतनी सी हड्डियां होती हैं, वो धीमे धीमे जाकर क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जब वो जुड़ जाएंगे, दो हड्डियां जब जुड़ेंगी तो वो कौन हो जाएगी, एक हड्डी हो जाएगी। ऐसे जुड़ते 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 कितनी बचती हैं आखिर में, 206 हड्डियां बचती हैं। अच्छा हड्डियों में क्या पाया जाता है, कहना सर इसमें कैल्शियम पाया जाता है, क्या पाया जाता, कैल्शियम पाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, अच्छा इससे पहले अगर पूछे एग्जामिनर की बताओ, अगर पूछे कि बताओ हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो कौन सी है। तो हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वो कौन सी है, कहना हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है उसका नाम क्या है, जबड़े की हड्डी, किसकी, जबड़े की। अच्छा जबड़े, कुछ लोग दांत सोच रहे थे, दांत नहीं है बेटा, दांत नहीं है। ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, एनामिल होता है, जो कि हमारे दांतों में पाया जाता है। मैं बता दूंगा, चिंता नहीं करो, जब मैं चीज़ों को विस्तार से पढ़ाऊंगा ना मजा आ जाएगा, कतई मजा ही आ जाएगा। आप कहोगे दिल खुश हो गया सर, क्या दिल खुश हो गया,
है ना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। ये जो हड्डी होती है ना, ये जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न कह रहा है न्यूटन का तृतीय नियम। क्या पूछ रहा है वो कि बताओ न्यूटन का तीसरा नियम बताओ, जल्दी से बताओ। क्या ये हमने पढ़ाया नहीं है आप लोगों को? कहना सर पढ़ाया तो है आपने, लेकिन आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ ये कौन सी हड्डी होगी, जल्दी बताओ। न्यूटन का तीसरा नियम, सॉरी हड्डी नहीं नियम पूछना था। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, इसको और बता दो जिससे मज़ा आ जाए, मार्केट में तहलका समझ जाए, समझ में आ जाए लोगों को कि अगर गुरुकुल उन्नति से पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन होना पक्का है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी, है ना। और ऐसा गारंटी देने वाला चैनल मिलेगा नहीं मार्केट में बेटा, है ना। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम कहता है भैया क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो अपवाद की स्थिति में है, रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का उड़ना ये न्यूटन का तृतीय नियम का भी है और संवेग संरक्षण के नियम पर भी दोनों का एग्जाम्पल है। संवेग संरक्षण का नियम के उदाहरण में भी ये होता है, रॉकेट नीचे से ऊपर रॉकेट का जाना, है ना, या रॉकेट का लॉन्च होना, है ना। तो ये क्या है, संवेग संरक्षण का भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन न्यूटन के तृतीय नियम पर भी का भी एग्जाम्पल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, आप कंधे पर रखकर बंदूक को चलाना। कंधे पर रखकर जब बंदूक को चलाते हो, वो देखिए ना हवलदार वाली लकड़ी वाली बंदूक है, और उसमें देखा होगा उसको ऐसे कंधे पर रख के चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, ऐसे 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 कैसे ऐसे ऐसे निशाना लगाएंगे, और ऐसे लगाने को धड़ाक क्या करेंगे, निशाना जब लगाएंगे और तो आपने देखा होगा कि गोली जाएगी आगे की ओर और इसके बाद फोर्स लगेगा पीछे की ओर। इसको ही बोलेंगे क्रिया बराबर क्रिया प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? न्यूटन का तृतीय नियम बोलते हैं, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। जड़त्व का नियम किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा न्यूटन का जो पहला नियम उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन चाचा, इनको न्यूटन नहीं बोलेंगे बेटा, न्यूटन चाचा, जिससे याद रहे, ब्रेन में बिल्कुल तरीके से याद हो जाए। तो न्यूटन का जो पहला फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का जो प्रथम नियम है बेटा, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वही जड़त्व के नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगर कहे न्यूटन के समीकरणों की बात करते कि बताओ गति का समीकरण क्या होता, तो मैंने बता रखा है, पिछली कक्षाओं में भी बता रखा है, कितनी बार बताया। इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको न्यूटन गति के समीकरणों के बारे में बता दूंगा। वो और उससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन को भी बता दूंगा बढ़िया तरीके से, जिससे ब्रेन में सेट हो जाए। क्योंकि ना एग्जामिनर अब क्या कर रहा है, एग्जामिनर ना कॉन्सेप्ट को पकड़ रहा है और बच्चे बल लाइनें लटके जा रहे हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं बेटा कॉन्सेप्ट को पकड़ो, अगर कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो सिलेक्शन भागेगा नहीं। इस बात को भी याद रखेंगे आप, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसको और बता दो। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे ये हमारे दोनों हाथ हैं और ये दोनों हाथों को हमने रगड़ा, और जब दोनों हाथों को रगड़ने के बाद हीट जनरेट हुई, क्या हुई, हीट जनरेट हुई। अगर और भी कोई, जैसे कि मान लो मतलब सीधे सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन फिर भी याद रखना, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि आपके घर पे रखा हुआ साउंड बॉक्स, अब साउंड बॉक्स में क्या करते हैं कि जैसे आपने उसमें विद्युत ऊर्जा दी, वो विद्युत ऊर्जा से किस में कन्वर्ट हो गया, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। बढ़िया साउंड वाउंड बढ़ जाओ, डीजे विजे बज रहा, किससे आपने दी, कौन सी, विद्युत ऊर्जा, और निकल कौन सा रहा है, ध्वनि ऊर्जा, है ना। तो यही कन्वर्जन है, क्या है, यही ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है। नहीं ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस बात को याद रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो भैया 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। लेकिन समझौते से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ संविधान सभा की, अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ संविधान सभा की मांग गांधी जी ने कब करी, किसने, गांधी जी ने, किसने बेटा, गांधी जी ने कब करी। तो कहना सर गांधी जी ने अगर बात करें संविधान सभा की मांग सन 1922 में, कब, 1922 में। किस पत्रिका के द्वारा, एक पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया, क्या एक पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया नाम की पत्रिका से क्या करी, संविधान सभा की मांग करी। इसको भी याद रखना। इरविन समझौता तो ठीक है सन 1931 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें रख रखा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न चले। अगला प्रश्न कह रहा है बक्सर का युद्ध कौन नहीं जानता इस जग में, अंग्रेजों ने तो हमें उस कदर लूटा। देखो समझो, ऐसा नहीं था कि मुगलों ने हमें नहीं लूटा, भारत में मुगलों का भी आक्रमण हुआ और मुगलों ने भी हमें तगड़े में लूटा, फिर वो हमें इतने नुकसानदायक नहीं हुए जितने कि अंग्रेज हुए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आपके खाते में, जैसे मान लो आपके खाते में 10 रुपये हैं, आप पर डे का 1 रुपये जमा करते हैं, सुनिएगा बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट कैच आ जाएगा,
कॉन्सेप्ट को पकड़ पाओगे आप। आपके खाते में 10 रुपए हैं, पर डे आप 1 रुपये जमा करते हो। बैंक के अधिकारियों ने कहा कि टैक्स के नाम पर आपके 1-2 रुपये निकाल लिए, जब चाहे निकाल लेगा, लेकिन आप उसको रिकवर करते रहोगे। लेकिन एक बार में बैंक का मैनेजर पूरा सपाटा कर दे, पूरे ही निकाल ले, तो फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। भारत के साथ एक्चुअली में ऐसे ही हुआ। जब भारत के पास जो धन था, मुगल जो लोग आते थे वो कुछ धन को लूट कर चले जाते थे और भारत में वो धन फिर से रिकवर हो जाता था। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने दोनों चारों कुन्ने झाड़ दे, पूरा सपेटा करके क्या ले गए, विदेशी ले गए या ब्रिटेन ले गए, जिससे फिर स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि भारत की जब आज़ादी हुई तो भारत के पास कुल मिला के केवल 7 दिन का खाना था। एक बहुत बढ़िया स्टोरी आती है जो मैं आपके साथ कभी साझा करूंगा, लेकिन केवल 7 दिन का खाना बचा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति कह रहे थे कि आज से हमें 1 दिन का खाना खाना पड़ेगा। फिर वो डीएनए मॉडिफिकेशन हुआ, डीएनए मॉडिफिकेशन से एक नई गेहूं की किस्म बनी और गेहूं उत्पादन हुआ और आज हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। देशों का विदेशों में भी गेहूं को सप्लाई करते हैं और एक समय ऐसा था कि हमारे पास 7 दिन का खाना बचा था। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत जानदार शानदार है, कभी साझा करूंगा आपके साथ, है ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ, कहने से 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ये समझो 1857 की क्रांति। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन कर देता है कि बताओ 1857 की क्रांति सफल हुई कि विफल हुई। तो 1857 की जो क्रांति बेटा विफल हो गई थी। अब विफलता के कारण क्या थे, विफलता के कई कारण थे। उन कारणों में से एक कारण मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जैसे कि युवाओं का तटस्थ रहना। अब तटस्थ क्या होता है ये भी समझने वाला क्वेश्चन है कि सर तटस्थ क्या होता है। तटस्थ का मतलब कि ना तो हम अंग्रेजों की तरफ है और ना ही हम भारत के लोगों की तरफ है, हम तटस्थ, हम दोनों की तरफ किसी की तरफ से नहीं लड़ेंगे। तो इसमें युवाओं का योगदान नहीं था, इसलिए सबसे बड़ा कारण बना 1857 की क्रांति का विफलता का। अच्छा, अब युवा क्यों नहीं थे अंग्रेजों की तरफ क्यों, देखो अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, युवाओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी थी, तगड़ी व्यवस्था क्या, उनके लिए एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी रखी थी, इंग्लिश बढ़िया चल रहा था, युवाओं को रोजगार मिल रहा था, है ना, बड़ी बड़ी वैकेंसियां निकल रही थी, सरकारी सेक्टर निकल रहे थे, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे थे। तो युवा कह रहे थे भैया हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करेंगे बढ़िया और आईएएस बनेंगे। आईएएस का दिमाग से आ गया कि बताओ सबसे पहले सिविल सर्विस का जन्मदाता, ध्यान आ गया तो मैंने कहा बता दूं, सिविल सर्विस का जन्मदाता किसको कहते हैं, जन्मदाता किसको कहते हैं, कहना सर लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। लेकिन एग्जामिनर यहाँ 2 टाइप से घुमाएगा। अब घुमाएगा कैसे इसको भी समझो। वो कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन में अगर लॉर्ड डलहौजी भी रहता तो क्या लगाओगे। कभी कभी क्या होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन में ही नहीं रहता या डलहौजी ऑप्शन में ही नहीं रहता। अब दिमाग की नसें फट रही हैं, क्योंकि आपने तो भाई वन लाइनर पढ़ा है और वन लाइनर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। जब तक कि आप चीज़ों को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें बढ़िया नहीं होंगी। तो अगर बात करें सिविल सर्विस का जन्मदाता किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी याद रखो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लेकिन अगर डलहौजी को भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, डलहौजी को भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को भी सिविल सर्विस का पिता कहा जाता है। अब ऑप्शन में अगर दोनों रहता है तो ऑप्शन में फिर टिक करना है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको टिक नहीं करना है ना, लॉर्ड डलहौजी को टिक नहीं करना है। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन में है तो उसको टिक करना है। और अगर दोनों ही ऑप्शन में, दोनों में से कोई एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक है तो दिक्कत ही नहीं है, या तो लॉर्ड डलहौजी होगा या लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, है ना। ये दोनों की कंडीशन है कि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे देख लेना बेटा, क्वेश्चन में ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी पर लिखा होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखा होगा, बी वाले ऑप्शन पर टिक कर देना और काम हो जाएगा, है ना। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, कहना 1764 में हुआ। 1857 की क्रांति के बारे में कुछ चीज़ें बताई, एक वीडियो बनाऊंगा पूरी सेपरेट करके, उसमें 1857 की क्रांति को डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि समय सीमा का भी याद रखना है। भारत में योजना आयोग का गठन, देखो भैया मोदी जी जब भारत में आए तो इन्होंने योजना आयोग ही खत्म कर दिया। अच्छा, खत्म करने का क्या, ये योजना आयोग करता क्या था बेटा, ये ब्यौरा लेता था। ब्यौरा क्या लेता था, सरकार से ब्यौरा लेता था कि सर आपने इतने सालों में किया तो किया क्या, ये सारी चीज़ें रखता था। अब ब्यौरा लेता था। तो अब मोदी जी आए, मोदी जी कह रहे अरे चाचा ऐसा काम नहीं करना है। अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने योजना आयोग को ही खत्म कर दिया। योजना आयोग की जगह एक नया आयोग बनाया जिसका नाम है नीति आयोग। क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग का प्रधान यानी अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। कौन होता है बेटा, पीएम होता है। अब कौन होता है इसका अध्यक्ष, कौन होता है, पीएम होता है। इसमें जो नियुक्ति करता है वो भी पीएम ही करता है, यानी पूरा दबदबा अपना, पूरा डिपार्टमेंट अपना, हुक्म भी चलेगा अपना और लोग भी अपने,
कहीं कोई सवाल पूछने वाला है ही नहीं। ये किसने योजना आयोग को खत्म करके क्या बना दिया गया बेटा, नीति आयोग बना दिया। ये अपने चाचा मोदी जी, इनके द्वारा ये कारनामा किया गया है। कब किया गया था भैया, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, सन 1950 में हुई थी। इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, इसको बढ़िया ध्यान से रखेंगे। ये नीति योजना आयोग की अगर बात करें, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। इसमें जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, कहना सर पीएम के द्वारा होती है। इस प्रश्न को भी साझा करेंगे आपके साथ, तैयारी है ना। ये रही आपके सामने टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज। क्या ये आपके सामने मैंने साझा करी, मैंने आपके साथ साझा करी टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज, है ना। कैसी लगी सीरीज ये बताओ, बढ़िया लगी होगी, जानदार शानदार लगी होगी। और मैंने प्रयास किया आपको हर एक प्रश्न का सुपड़ा साफ करें, क्या हर एक क्वेश्चन का सुपड़ा साफ करें और बढ़िया तरीके से चीज़ों को आप लोग पढ़ें। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, चीज़ें अगर डिटेल से पढ़ोगे तभी जाकर एग्जाम निकलेगा। वन लाइनर जैसा कुछ पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार शानदार लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करके आओ अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। विदा लेते हैं, आनंद में रहिए, बढ़िया रहिए, आगे बढ़ती रहिए। जय हिंद, जय भारत।